फिल्म की शुरुआत ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होती है, जहां हमारा हीरो आर्थर बिशप एक हिटमैन के रूप में अपनी पुरानी लाइफ को भूलने की कोशिश करते हुए शांति से रह रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई है और गुमनाम रहने के लिए उसने अपनी पहचान भी बदल ली है। आर्थर समुद्र के किनारे एक खूबसूरत टूरिस्ट एरिया में एक बोट पर रहता है। हर सुबह वह उठता है, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए कॉफी का आनंद लेता है और फिर टहलने के लिए निकल जाता है। प्रिकॉशन के तौर पर उसने चोरों को रोकने के लिए नाव में एक बम भी प्लांट किया हुआ है। एक दिन आर्थर सीसाइड वाले एक जान पहचान के रेस्तरां में जाता है, जहां हर कोई उसे जानता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठता है, रेनी नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे से बोलती है कि वह लंबे समय से उसे ढूंढ रही है। वह बताती है कि वह एक खतरनाक बॉस के लिए काम करती है जो चाहता है कि आर्थर उसके 3 दुश्मनों को सावधानी से खत्म कर दे, जिससे उनकी मौत नेचुरल लगे। ये ऑब्वियसली आर्थर को हैरान कर देता है और वह दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी उसकी बात नहीं मानने पर उसकी लोकेशन सबको बताने की धमकी देती है। आर्थर तब अपने चारों ओर के एरिया को देखता है कि वह अकेली है या नहीं। वहाँ कई गुंडे हैं जिनके पास अलग अलग हथियार हैं। जब रेनी उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है तो वह तुरंत उसकी तस्वीर खींच लेता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। बात बढ़ती है और लड़की बंदूक निकाल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसका इस्तेमाल कर पाती, आर्थर ने मेज को उसकी ओर धकेल दिया, जिससे उसकी मूवमेंट खत्म हो गई। सभी गुंडे भी एक ही समय में आर्थर पर हमला करते हैं, लेकिन चूंकि वह एक हिटमैन है, इसलिए वह बिना कोई पसीना बहाए उन सभी को पीट देता है। खुद को कम संख्या में महसूस करते हुए वह एक गुजरती हुई स्काई ट्राम की छत पर कूदकर भागने के मौके का फायदा उठाता है। हालांकि रेनी और उसके लोग उसका पीछा करते हुए ट्राम के अंदर से उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। रेनी उसके ऊपर चढ़ने का भी ट्राई करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, आर्थर अपने पीछा करने वालों से सक्सेसफुली बचने के लिए एक हैंग ग्लाइडर के पीछे एक साहसी छलांग लगाने का फैसला करता है। जब रात हो जाती है, वह अपनी नाव पर लौटता है तो देखता है कि कुछ अनजान लोग उसको ढूंढ रहे हैं। ये देख के वो उन बमों को चालू करता है जो उसने इमरजेंसी के लिए रखे थे, जिससे उसकी महंगी नाव में विस्फोट हो जाता है और खतरा तुरंत खत्म हो जाता है। इसके बाद आर्थर एक पुराने कंटेनर की ओर बढ़ता है, जहां वह जाली पासपोर्ट और मोबाइल फोन सहित अपने हथियार और उपकरण छुपाता है। फिर वह अपने साथ कुछ पैसे लेता है और थाईलैंड में एक शांत आइलैंड पर शिफ्ट हो जाता है। वहां वह अपने दोस्त मेई से मिलता है, जो उसे अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने की अनुमति देती है जो सालों से खाली है। मेई के जाने के बाद आर्थर अपने कमरे में एंटर करता है और लकड़ी के फर्श का एक हिस्सा खोलता है, जिसके नीचे उसने और भी हथियार और चीजें छिपा रखे हैं। खुद को बचाने और रेनी के बारे में और अधिक जानने के लिए फोकस होकर वह एक सीक्रेट सिस्टम के जरिए से उसकी जांच शुरू करता है। जल्द ही वह रेनी की तस्वीर अपलोड करता है जो उसने क्लिक की थी और क्रेन नाम के एक खतरनाक अपराधी के साथ उसके रिलेशन के बारे में उसे पता चलता है, जिसके साथ आर्थर की डार्क हिस्ट्री थी। अगले दिन जीना नाम की एक खूबसूरत महिला अपनी चोटों के लिए फर्स्ट एड की तलाश में मेई के बीच रिजॉर्ट में आती है। मेई ने चोटों को देखा और उनके बारे में पूछताछ की, लेकिन जीना एक शब्द भी नहीं कहती और चली जाती है। उस रात मेई ने पास की नाव से चीखें सुनी और देखा कि जीना के साथ फ्रैंक नाम का एक आदमी उसे पीट रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित मेई मदद के लिए आर्थर के पास जाती है, भले ही वह इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक हो। फिर भी मेई के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस करते हुए वह अपनी दूरबीन से उस नाव पर नजर डालता है और नाव की ओर चला जाता है। फ्रैंक को समझाने की कोशिश के बावजूद फ्रैंक हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। अंत में फ्रैंक का सिर गलती से एक लोहे के डंडे से टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब जीना बेजान शरीर को देखती है तो बेहोश हो जाती है। मेई उसे सुरक्षित किनारे पर लाने में सफल हो जाती है, जबकि आर्थर नाव में खोजबीन करता है। वो हैरान हुआ जब उसे एक बंदूक, जीना का पासपोर्ट और एक फोन मिला जिसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। छानबीन से घबराकर आर्थर ने नाव में आग लगा दी और झोपड़ी में लौट आया। इसके बाद वह गुस्से में जीना को जगाता है और उसे तस्वीर दिखाकर क्रेन से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। प्रारंभ में वह कुछ भी कहने से इनकार करती है, लेकिन जब आर्थर उस पर बंदूक तानता है तो वह एक्सेप्ट करती है कि उसे क्रेन के लिए काम करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, क्योंकि उसके पास जीना की कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जीना ने खुलासा किया कि वह कंबोडिया में ह्यूमन स्मगलिंग पीड़ितों के लिए एक शेल्टर चलाती थी। जीवन बिल्कुल नॉर्मल था और सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब क्रेन के गुंडों ने उसके एक स्टाफ मेंबर को मार डाला। फिर उन्होंने जीना को मिशन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया और उसकी देखरेख में रहने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अगले दिन आर्थर ने पास में एक नाव देखी जिसमें कुछ लोग किनारे की जांच कर रहे थे। उसे शक है कि जीना के मिशन पर नजर रखने के लिए उन्हें सेंट्रल द्वारा भेजा गया होगा। उन्हें परेशान करने के लिए आर्थर और जीना पारंपरिक थाई रीति रिवाजों में शामिल होकर कपल होने का नाटक करते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, जीना आर्थर से उसे अपनी खतरनाक मुसीबत में उलझाने के लिए माफी मांगती है। उसी समय आर्थर ने अपना दर्दनाक इतिहास शेयर करते हुए खुलासा किया कि वह एक अनाथ था जिसे एक गैंगस्टर को बेच दिया गया था जिसने उसे बचपन से ट्रेन किया था। आर्थर ने बताया कि उस बुरे टाइम में क्रेन उसके साथ था और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि जब हालात कठिन हो गए तो आर्थर अपने दोस्त को छोड़कर भाग गया।
आथा का मानना है कि यही कारण है कि क्रेन उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे दोनों अपने जीवन की कहानियां शेयर करना जारी रखते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है और वे आखिरकार एक साथ रात बिताते हैं। जीना को उसकी सुरक्षा के बारे में विश्वास दिलाने के बाद आथा ने क्रेन को मारने के अपने प्लान का खुलासा किया और उसके ऑर्डर के अनुसार 3 हत्याओं को अंजाम नहीं देने का वादा किया। इसके बजाय वह खुद क्रेन को खत्म करने का इरादा रखता है। हार्दिक भाव से वह जीना को अपने पिता की घड़ी, अपने अतीत की एक अनमोल याद देता है और उससे उसके लौटने तक इसकी देखभाल करने के लिए कहता है। हालांकि उसका प्लान अचानक बदल जाता है जब पुलिस ऑफिसरों का एक ग्रुप अचानक बीच पर पहुंच जाता है और उनमें से एक की पहचान क्रेन के आदमी के रूप में की जाती है। आथा उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो आथा पर हावी हो जाते हैं और आखिरकार जीना को किडनैप कर लिया जाता है। उसे बचाने के लिए वह क्रेन से मिलने के लिए राजी हो जाता है और इतने सालों के बाद आखिरकार वे आमने सामने आते हैं। बुरा आदमी तब आथा को एक कठिन अल्टीमेटम देता है। जीना को मुक्त करने के लिए उसे 3 हत्याएं करनी होंगी और उन्हें नेचुरल दिखाना होगा। पहला निशाना क्रिल नामक कुख्यात हथियार डीलर है, जिसे मलेशिया में कड़ी सुरक्षा के बीच कैद किया गया है। तैयार होने के लिए आथा को च्यूइंग गम, विस्फोटक, स्किन क्रीम जो कि शार्क रेपेलेंट है और सिगरेट के डब्बे में छिपे हुए ट्रैकिंग कैप्सूल मिलता है। वह एक फर्जी आईडी भी बनाता है और एक वांटेड अपराधी का भेष भी अपनाता है। बाद में जैसे ही वह मलेशिया की सड़कों पर चलता है, पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में ले लेते हैं और जेल भेज देते हैं। एक बार मलेशियाई जेल के अंदर आथा ने क्रिल के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पता चला कि उसके गुंडे उसके जीवन पर कई खतरों के कारण लगातार उसके साथ रहते हैं। आथा ने दोपहर के भोजन के समय चतुराई से एक कैदी से चाकू चुरा लिया और बाद में जब एक गुंडे ने क्रिल की हत्या करने का प्रयास किया तो उसने हस्तक्षेप किया और उसकी जान बचाई। उसके काम से इम्प्रेस होकर क्रिल ने उसे रात के खाने पर इनवाइट किया और अपने आदमियों को बाहर रुकने को कहा। आथा इस अवसर का पूरा फायदा उठाता है और क्रिल को मार डालता है। फिर वह पूरी घटना को ऐसे दिखाता है मानो उस व्यक्ति ने अजीब नशा किया हो। बचने के लिए आथा क्रिल के आदमियों का ध्यान भटकाता है और उनसे कहता है कि क्रिल को प्रार्थना करते समय परेशान न करें। फिर वह सुरक्षा अलार्म चालू करता है और अपने साथ लाए विस्फोटक गोंद से जेल की दीवार में एक छेद कर देता है। वह क्रेन द्वारा दी गई ट्रैकिंग गोली भी निगल लेता है और बिना ध्यान दिए पानी में कूदने के लिए शार्क रेपेलेंट का उपयोग करता है। सफलतापूर्वक भागने के बाद वह मछली पकड़ने वाली नाव पर क्रेन के लोगों के साथ फिर से शामिल हो गया, जो समुद्र के बीच में उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अगले सीन में क्रेन जीना की जिंदा होने का वीडियो प्रूफ भेजता है और अगला टारगेट ऑस्ट्रेलिया में एक ह्यूमन संबला एड्रियन कुक को सौंपता है। वह उसे टारगेट को खत्म करने के लिए 36 घंटे का टाइम लिमिट भी प्रदान करता है। बिना कोई समय बर्बाद किए आथा पूरी तरह से निगरानी करता है और उसे पता चलता है कि सड़कों पर फैला कैंटिलीवर पुल को छोड़कर कुक का पेंटहाउस पूरा सिक्योर है। फिर आथा नीचे से कुक के पेंटहाउस में घुसपैठ करने की योजना तैयार करता है। इसके लिए वह खुद को करोड़पति बताता है और बिल्डिंग के रियल्टर के साथ मीटिंग का प्रोग्राम तय करता है। आथा दिखावा करता है कि वह एक अपार्टमेंट खरीदने में दिलचस्पी रखता है जो कुक के पेंटहाउस के ठीक नीचे है, और जब रियल्टर का ध्यान भटक जाता है तो वह चाबियों की एक डुप्लीकेट बना लेता है। अगले दिन एक पेशेवर टेक्नीशियन के वेश में आथा अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अपनी डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके वह उस अपार्टमेंट तक पहुंच प्राप्त करता है जो रियल्टर ने उसे पहले दिखाया था और स्विमिंग पूल तक चढ़ने के लिए एक ग्लास शील्ड खोलता है। जल्द ही वह पूल के नीचे पहुंचता है, एक छेद करता है और वहां एक विशेष विस्फोटक स्थापित करता है। उसी समय कुक अपनी रेगुलर स्विमिंग के लिए पूल में कूद जाता है। वह अचानक आथा को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए पुकारता, कांच टूट जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच क्रेन ने समाचार पर घटना देखी और आथा के टैलेंट की सराहना करते हुए मुस्कुराया। बाद में एक वीडियो कॉल के दौरान जीना बड़ी चतुराई से आथा को नाव के हुल नंबर के बारे में जानकारी देती है जो उसके पीछे वाली खिड़की के बाहर लिखा होता है। आथा फिर नाव कंपनी को कॉल करता है और नंबर का इस्तेमाल करके उसके लोकेशन का पता लगाता है। जगह मिलने के बाद वह एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है और हथियारों का एक बैग लेकर वहां उड़ जाता है। अगले सीन में आथा चुपचाप नाव में एंटर करता है और एक एक करके गार्डों को मार देता है। हालांकि जीना को बचाने की कोशिश करते समय आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। थोड़ी देर बाद क्रेन आता है और उसे दोबारा ऐसा ट्राई न करने की चेतावनी देता है। यदि वह ऐसा करता है तो जीना को तुरंत गोली मार दी जाएगी। इसके बाद आथा को अपना आखिरी टारगेट मैक्स एडम्स, एक भारी सिक्योरिटी वाला अमेरिकी हथियार डीलर, सौंपा गया है। थोड़ी खोज के बाद हमारे हीरो को पता चलता है कि क्रेन हथियारों के व्यापार में अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन हत्याओं को करवा रहा है, जिससे आथा को मिशन के बारे में शक हो गया है। हालांकि वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता है। आथा ने एडम्स के एक गार्ड को दूर से गोली मार दी, फिर एडम्स के किले तक पहुंचने के लिए एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर में छिप गया। अंदर वह जैमर की मदद से सिक्योरिटी कैमरों को जैम कर देता है और गार्डों को हटा देता है। जैसे ही इमारत हाई अलर्ट पर जाती है, एडम्स को उसके पैनिक रूम में ले जाया जाता है, लेकिन आथा उन्हें लिफ्ट खराब करके रोक देता है। हैरानी की बात
बात यह है कि जब एडम्स अपने कमरे में पहुंचता है, आथा पहले से ही अंदर होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे तुरंत मारने के बजाय आथा ने क्रेन को मारने के लिए उसके सामने एक प्रपोज रखा। वह किसी तरह एडम्स को साथ देने के लिए मना लेता है और वे उसकी मौत का नाटक करके अपने प्लान शुरू करते हैं। कुछ समय बाद जब एडम्स अपनी पनडुब्बियों को इंस्पेक्ट कर रहा था, वहां एक बम विस्फोट हुआ जिससे वह डूब गया। सौभाग्य से आथा पानी के भीतर तैयार है और वह तेजी से एडम्स के बचाव के लिए आता है। एक ऑक्सीजन टैंक शेयर करते हुए वह उसे विस्फोट से दूर नजदीकी समुद्र तट तक सुरक्षित रूप से ले जाता है। इस बीच क्रेन ने टेलीविजन पर घटना देखी और समाचार रिपोर्टों में विस्फोट के कारण एडम्स को पानी के नीचे दफन होने की घोषणा की गई। इसके बाद आथा ने तीसरी हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए क्रेन से फोन पर संपर्क किया। हालांकि क्रेन का तब तक शक बना रहता है जब तक वह एडम्स की मौत के ठोस सबूत नहीं देख लेता और अपने टारगेट की बॉडी को देखने का रिक्वेस्ट करता है। जवाब में आथा ने क्रेन से एडम की पनडुब्बी का दौरा करने और वहां उसका शव खोजने को कहा। हत्या की पुष्टि करने के लिए उत्सुक क्रेन ने अपने आदमियों को एडम्स के शरीर का पता लगाने और आथा से भी थोड़ा बच के रहने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि वे बताई जगह तक पहुंच सकें, आथा उसके स्वागत के लिए घातक जाल बिछाता है। जैसे जैसे क्रेन के गुंडे एक एक करके नीचे आते हैं, वे उसके चालाकी से बिछाए गए जाल में फंसते हुए और आथा के छुप के हमले का शिकार बनते हुए पाते हैं। हर गुजरते पल के साथ क्रेन को इस बात का एहसास होता जाता है कि आथा उसके प्लान के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। यह महसूस करते हुए कि वह अगला टारगेट है, क्रेन ने आथा को लुभाने के लिए जीना को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का सहारा लिया और उसे बाहर नाव पर रख दिया। जैसे ही हमारा हीरो पानी के अंदर पहुंचता है, वह देखता है कि जीना हेलीपैड के पास खड़ी है। फिर वह क्रेन के गार्डों पर हमला करता है, जिससे वे एक एक करके मारे जाते हैं। जीना भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई के दौरान घायल हो जाती है। ये देखकर आथा ने उसकी सुरक्षा करने के लिए तुरंत उसे एक इमरजेंसी रिलीज पॉड में भेज दिया। इसके बाद वह क्रेन के सभी गुर्गों को खत्म कर देता है और अंत में एक क्रूर हाथापाई में उसका सामना करता है। यह महसूस करते हुए कि उसके सभी आदमी मर चुके हैं, क्रेन ने तुरंत नाव में बम को चालू कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आथा तुरंत बढ़त हासिल कर लेता है और क्रेन को लंगर की जंजीर से नाव से बांध देता है। हालांकि कुछ ही सेकंड के बाद नाव में विस्फोट हो गया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। दूर से जीना निराशा में देखती है, यह विश्वास करते हुए कि आथा ने क्रेन को मारने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। दिल टूट जाने के बाद वह अपने काम में शांति तलाशने के लिए बच्चों के साथ कंबोडिया लौट आती है। दिन महीनों में बदल गए और जीना उस घटना से आगे बढ़ गई, लेकिन एक सुबह आथा कहीं से आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी तरह से ठीक है और जीना को आश्चर्यचकित कर रहा है। इस बीच एडम्स क्रेन की नाव के अवशेषों की जांच करता है और उस सरल प्लान का खुलासा करता है जिसने आथा को भागने में सक्षम बनाया। उसे डाइविंग बेल के वीडियो एविडेंस मिले, एक चैम्बर जो खोखला था, जिसने आथा को विस्फोट से बचने में मदद की। उसके स्किल से प्रभावित होकर एडम्स ने आथा के भविष्य की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फुटेज को हटाने का फैसला किया। फिल्म आथा के जीवित रहने के साथ एक गुप्त रहस्य बनकर समाप्त होती है। वह और जीना आखिरकार क्रेन की पकड़ से मुक्त हो गए हैं और उनका दोबारा मिलना उनके जीवन में एक नए चैप्टर का प्रतीक है, जो आशा और उज्जवल भविष्य के वादे से भरा है।